बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। तो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड पढ़ा था, अभी हम एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे। चौसर का पीरियड जो कि रहता है 1343 से 1450 तक। ये तकरीबन 100 साल बनते हैं चौसर के पीरियड के, और इसके 3 हिस्से बनते हैं, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। चौसर का पीरियड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है फ्रेंच, दूसरा इटालियन और तीसरा इंग्लिश। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ये अब हम इनको बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चौसर की इम्पोर्टेंस क्यों है लिटरेचर में, चौसर की क्यों इम्पोर्टेंस है। तो पहली बात जो आती है वो ये चौसर के बारे में और शेक्सपियर के बारे में आती है कि दे वर नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल एजेस। किसी भी दौर में इनकी किताबें पढ़ लो आप, तो आपको यही फील होगा कि ये शायद अभी के दौर के बारे में लिखी हुई है, हालांकि ये अलग अलग दौर से अलग अलग एरा से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बारे में एक और भी चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कोई भी शख्स जितना भी चाहे वो जिस दौर से ताल्लुक़ रखता है उसको वो बिल्कुल छोड़ नहीं सकता है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं उस दौर की जो खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो आपकी पोइट्री में, आपके लिटरेचर में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो चाहे उसका जो लिटरेचर है वो आप किसी भी दौर में पढ़ सकते हो, किसी भी दौर से बिलोंग करने, मतलब आपको लगेगा कि ये रिलेटेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फीचर्स उसके जहाँ से जो उससे जिससे जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है वो ज़रूर होंगे उसमें। हुडसन ऑल्सो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। ऑर्डिनरी इंग्लिश हिस्ट्री इज़ आवर नेशंस बायोग्राफी एंड इट्स लिटरेचर इज़ इट्स ऑटोबायोग्राफी। कि किसी भी नेशन का, किसी कौम का जो लिटरेचर होता है वो उस कौम की, उस मुल्क की ऑटोबायोग्राफी होती है, आप बीती होती है, क्योंकि उससे आप अंदाज़ा लगाते हो कि क्या दौर था, क्या कल्चर था, किस तरह से लोग रहते थे, क्या खाते थे, पीते थे, क्या पसंद करते थे, क्या नहीं पसंद करते थे। हर चीज़ आपको पता चलती है उसके लिटरेचर से। तो इट्स काइंड ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ दैट नेशन। ठीक है, हिस्ट्री में we read the story of its actions and practical achievements, and in literature we read the story of its intellectuals and moral development. क्या है कि हिस्ट्री में तो हमें पता चलता है कि प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स क्या थी, वो बताते हैं इसने फतूहात कर ली या ये लूज़ हो गए। ठीक है, इस तरह की बातें जो है वो अक्सर होती हैं। लेकिन लिटरेचर में आपको पता चलता है कि वहाँ के जो मॉरल डेवलपमेंट हुई वो कैसे हुई, इंटेलेक्चुअल्स जो थे, मतलब सोच अगर प्रोग्रेस की है तो वो किस तरह से की, वो आपको लिटरेचर से पता चलेगा, हिस्ट्री से उतना पता नहीं चलेगा। चौसर की जो एज है इट्स बेसिकली द एज ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं एक तरफ से दूसरी जगह पे मुंतकिल होना, या फिर चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस आना चीज़ों में। सो ये ट्रांजिशन जो है ये आपके मिडीवल पीरियड से आपके जो डार्क एजेस हैं, जिसको मिडीवल पीरियड को हम डार्क एजेस भी कहते हैं, मिडीवल को डार्क एजेस भी कहते हैं, वहाँ से मॉडर्न टाइम्स की तरफ ट्रांजिशन है जो चौसर का पीरियड है। ये जो मैंने आपको बताया ये फ्रेंच जो है ये मिडीवल पीरियड थे, और यहाँ पे इंग्लिश में जब ये कन्वर्ट होता है तो इट्स काइंड ऑफ अ मॉडर्न पीरियड। ठीक है, और चौसर की जो कैंटरबरी जो है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो है, उसमें ये आपको सब पता चलता है कि वो किस तरह से वो ट्रांजिशन हो रही है, वो किस तरह से मिडीवल को भी साथ लेकर चल रहा है और साथ में मॉडर्न का भी एलिमेंट्स को वो डिस्कस कर रहा है। टू द एज ऑफ इनलाइटनमेंट, ये जो मॉडर्न एज थी ये एज ऑफ इनलाइटनमेंट थी। ठीक है, मिडीवल एज वाज सुपरस्टिशियस। जो मिडीवल लोग थे वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, मतलब तोहमात पे यकीन रखते थे। ठीक है, अनसाइंटिफिक थे, साइंस पे यकीन नहीं रखते थे। शिवलरस थे, बहादुर थे, रिलीजियस माइंडेड थे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। ठीक है, ऑस्टेयर थे एंड बैकवर्ड, और अब उनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, मतलब इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 14th सेंचुरी वॉज अ डार्क एपिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। जो 14th सेंचुरी है, जब चौसर ने ये सारा कुछ लिखा था और वो पैदा हुआ था, वो एक डार्क एपिक था। चौसर की राइटिंग और उसी की तरह के और भी कुछ लोग थे जिनकी राइटिंग्स की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आनी शुरू हुई है। The age of Chaucer was not stagnant, it was inching its way steadily and surely to the dawn of Renaissance and the Reformation. मतलब Chaucer was the person who not only saw the medieval period, witnessed the medieval period, but he also witnessed the incoming changes of Renaissance and Reformation. ठीक है, it was an age of restlessness. Old things and new appear side by side
अपॉन हिज पेजेस, रेस्टलेसनेस थी। और जो चौसर का जो हम पढ़ते हैं, जितना भी लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें, मतलब पुराने एलिमेंट्स जो हैं और नए जो हैं वो इकट्ठे चल रहे हैं, वो दोनों को लेकर चल रही है। हम कैंटरबरी टेल्स को अभी जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब 100 ईयर वॉर, चौसर की राइटिंग पे इम्पैक्ट किसका है, उस वक्त दौर क्या था, आपको पता होना चाहिए कि अगर वो इम्पॉर्टेंस है तो वहाँ पे उस वक्त पीरियड क्या था। तो 100 ईयर्स ऑफ वॉर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1337 से 1453 तक ये पीरियड रहा है। और ये वॉर किसके दरमियान हो रही है, फ्रांस एंड इंग्लैंड के दरमियान हो रही है, विच आर कलेक्टिवली नोन एज 100 ईयर्स वॉर अंडर द गाइडेंस ऑफ किंग एडवर्ड टू इंग्लैंड। अच्छा, किंग एडवर्ड ने बहुत सारी फतूहात की फ्रांस पे, इवन ही वॉज वंस कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रांस। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसकी डेथ के बाद ये सक्सेशन चला जाता है रिचर्ड टू के पास। रिचर्ड टू के पास जब जाता है तो फ्रेंच जो है वो वापस से जो फतूहात किंग एडवर्ड टू ने की हुई होती हैं, तो फ्रेंच वापस से अपने इलाके लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो 100 ईयर ऑफ वॉर है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंग्लैंड के हक में अच्छी जा रही है। अच्छी कैसे जा रही है कि ये दो चीज़ें अच्छी करती है। दी फॉस्टरिंग ऑफ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, लोगों के दिल में जो एक अपनी जो एक आप समझ लें कि पैट्रियोटिज्म है वो उभरता है। फॉस्टरिंग कहते हैं इनकरेजमेंट को, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स अपने मुल्क के लिए जो है वो उनके दिल में कुछ मतलब जज्बात उभरते हैं, प्यार पड़ता है, ठीक है, कि हमारा मुल्क जीतेगा, ठीक है, इस तरह से। एंड द एंड ऑफ सम सोशल बैरियर्स बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी। और दूसरी चीज़ क्या होती, क्योंकि जंग में बुरे वक्तों में सभी साथ हैं, तो आपके जो सोशल बैरियर्स जो होते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के दरमियान, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मतलब इक्वालिटी आनी शुरू हो जाती है। देन एज ऑफ शिवलरी, मिडीवल शिवलरी क्या थी। मिडीवल पीरियड मशहूर है अपना, जितना भी लिटरेचर है शिवलरियस चीज़ों की वजह से, वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाते हैं कि उनके जो वो नाइट्स थे, नाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा जाता था और बहुत ज़्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ उनमें दिखाई जाती थी, ठीक है, मतलब बहादुरी और आप से करें कि अच्छाई का जो है वो नमूना होते थे इनके हीरोज़ जो है ना। तो चॉसर्स इंग्लैंड वाज प्रीडोमिनेंटली मिडीवल इन स्पिरिट एंड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द मिडिल एज वाज शिवलरी। और चौसर का जो नाइट है वो इस शिवलरी का रिप्रेजेंटेटिव है उसकी कैंटरबरी टेल्स में, ठीक है। एंड द स्पिरिट ऑफ मिडीवल शिवलरी विच वाज अ ब्लेंड ऑफ लव, रिलीजन एंड ब्रेवरी। मतलब मिडीवल शिवलरी का क्या मतलब है कि वो हर एक से मोहब्बत करेगा, बराबरी रखेगा, काइंड होगा, रिलीजियस होगा और ब्रेव भी होगा। He was a champion of more than 15 battles in the defense of Christianity। वो अब मजहब के लिए लड़ा है कम से कम 15 battles, ठीक है, उससे ज़्यादा बल्कि। इवन द टेल ही टेल्स नरेट द एडवेंचर्स ऑफ टू ट्रू नाइट्स, आरसाइट एंड पैलामॉन, द टू ग्रीक हीरोज़। और वो जो वो टेल बताता है अपनी नाइट, उसमें भी वो ग्रीक हीरोज़ की टेल बताता है, आरसाइट एंड पैलामॉन जो कि अपने मजहब के लिए ही लड़ाई की थी। चौसर मिडिवलाइजेस दिस स्टोरी टू इनेबल अस टू हैव अ टेस्ट ऑफ शिवलरी एट हिज एज। चौसर बताना चाह रहा था नाइट के थ्रू कि शिवलरी बेसिकली उसके दौर में शिवलरी का मतलब था क्या, ठीक है। आई होप यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइट। नाइट अब जो इसमें हम लोग दिखा रहे हैं, तो नाइट का अब जो बेटा है वो उसी के दूसरे बिल्कुल ऑपोजिट साइड को दिखा रहा है। नाइट दिखा रहा है मिडिवल शिवलरी को, और नाइट का बेटा जो द स्क्वायर था, वो स्क्वायर आपको दिखा रहा है मॉडर्न पीरियड के कुछ एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियड के एलिमेंट्स अब यहाँ पे क्या थे, मैरी मेकिंग, बस खुश रहो, शराब पियो, और जो एज फॉर ब्रेवरी मतलब शिवलरी की बजाय अब ये मैरी मेकिंग की तरफ आ गए। ही इज़ अ लवर एंड अ लस्टी बैचलर, ये उसी की नज़म का हिस्सा है। ही इज़ सिंगिंग एंड फ्लूटिंग ऑल द डे एंड लव स्ट्रक, मतलब लड़कियों में इन्वॉल्व रहता है हर वक्त, गाने बजाने और फ्लूटिंग में। एट एनी रेट ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द मार्क्ड चेंज इन द वर्ड ऑफ शिवलरी विच वॉज फास्ट कमिंग ओवर द एज ऑफ चौसर। मतलब जो एक चेंज आ रहा है उस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे द स्क्वायर कैंटरबरी टेल्स में। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी आता है, बहुत सारे लोग जो हैं कैंटरबरी टेल्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लाइक देयर आर 30 पिलग्रिम्स, 30 पीपल, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सेक्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब वो जो डिफरेंट सोशियो पोलिटिकल कंडीशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो 30 पिलग्रिम्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं एक ही जगह पे फ्रॉम अ डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ एंड अमंग देमसेल्व्स दे बिल्ड अप एन एपिटोम ऑफ देयर एज। और इन 30 लोगों के ज़रिए चौसर ने बताया कि उसके एज में लोग कैसे थे, हर सोसाइटी का बंदा जो है वो कैसा था बेसिकली, ठीक है।
Each of them is a representative of a section of a society as well as an individual. The 30 pilgrims represents the taste of life in the England. मतलब taste of life वो बता रहे हैं कि इंग्लैंड में कैसा था हर सोसाइटी के लिए. चौसर वॉज नॉट अ रिफॉर्मर बट अ डेलिनेटर. मतलब चौसर रिफॉर्मर नहीं था, उसने ये कहीं नहीं कहा कि ये करो या ये ना करो या ये सही है या ये गलत है. चौसर रिप्रेजेंटेटिव था अपनी सोसाइटी का. उसने ये ज़रूर बताया कि उसकी सोसाइटी में लोग किस तरह रहते थे, उनका थॉट प्रोसेस और माइंडसेट क्या था. और हाँ, जहाँ पे टीज़ करने की या फिर सटायर करने की ज़रूरत हुई है तो चौसर स्टाराइजेज, ठीक है, उसने तंज किया है वहाँ पे. चौसर्स वर्क इज़ द मोस्ट प्रेशियस डॉक्यूमेंट फॉर हुएवर विशेस टू इवोक अ पिक्चर ऑफ लाइफ एज इट देन वॉज. ठीक है, उसने एक पिक्चर ऑफ लाइफ बताई है. अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है उस दौर में ब्लैक डेथ की बात हुई है और पीजेंट रिवोल्ट, लेबर अनरेस्ट. क्या था ये बेटा? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्लैक डेथ क्या? ब्लैक डेथ प्लेग था. ठीक है, उस वक्त का दौर ऐसा था कि उस वक्त पॉवर्टी थी, सप्रेशन था और पेस्टिलेंस थी. मतलब डिफरेंट बीमारियां फैलती थी, लोग पिस रहे थे, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी. इवन जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग थे वो भी सस्पिशियस रहा करते थे. एंड लर्न फिजिशियंस ऑफन फॉरबेड बैदिंग एज हार्मफुल फॉर हेल्थ. इवन जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो भी अक्सर कह दिया करते थे कि ज़्यादा नहाना सेहत के लिए मुज़र है. ठीक है, नहाना नहीं चाहिए. ठीक है, और ये हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए. दैट इज़ वाई इंग्लैंड वॉज ऑफन विजिटेड बाई डिजीजेज स्पेशली प्लेग. अब ये जो प्लेग आया था ये क्यों आया था? क्योंकि वो बीमारियां फैलती थी. जब आप साफ़ नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली बीमारियां स्प्रेड होंगी. The severest attack of this dread epidemic came in 1348. It was called the Black Death. इस दौर में 1 मिलियन लोग डेथ हुई थी, जो कि तकरीबन 1/3 ऑफ पॉपुलेशन थी इंग्लैंड की, जो प्लेग की वजह से मर गए थे. और इसी वजह से इसको नाम दिया गया था ब्लैक डेथ का. ठीक है, वन इमीडिएट कॉन्सेप्ट. अब जब 1 लाख लोग मर जाएंगे, मतलब 1/3 पॉपुलेशन इंग्लैंड की मर गई है, तो अब क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ वर्किंग हैंड्स, लेबर कम हो जाएगी. जब लेबर कम होगी तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कोलैप्स करने की सतह पर पहुंच जाएगा. ठीक है, जब इकोनॉमिक सिस्टम आपका कोलैप्स करने लगेगा तो इंग्लैंड ने जो लेबर बचे हैं वो कहेंगे कि हमारी पे बढ़ाओ, क्योंकि हमारे आपकी जो डिमांड है लाइक सप्लाई अब आपके पास कम हो गई है और डिमांड आपकी ज़्यादा हो गई है. तो जब आपके पास डिमांड ज़्यादा हो गई है तो लेबर ने कहा कि अब आप हमारी प्राइसेस बढ़ाओ. लेकिन उस वक्त के जो किंग और पार्लियामेंट थे उन्होंने कहा कि भाई हमने प्राइस नहीं बढ़ानी, करना है काम तो इन्हीं रेट्स पे करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना. लेबर क्योंकि कम हो गई थी, लोग कम हो गए थे, वो कहते थे कि प्राइस बढ़ाओ क्योंकि काम ज़्यादा हो गया है. ठीक है, मतलब जो काम 2 लोग करते थे वो अब 1 बंदे को करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली उसने अपनी जो है वो वेजेस जो हैं उसको बढ़ाने का उसने कहना ही कहना था. लेकिन ये लोग क्योंकि बढ़ाते नहीं थे तो क्या हुआ कि वहाँ पर रिजेंटमेंट स्टार्ट होगी लेबर के दरमियान. ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो पीजेंट्स रिवोल्ट मतलब मजदूरों ने जो रिवोल्ट किया था किंग और पार्लियामेंट के खिलाफ इन 1381 में ये हुआ था इन द रेन ऑफ रिचर्ड टू. ठीक है, रिचर्ड टू के दौर में ये सारा कुछ हो रहा है और लेबर अनरेस्ट स्टार्ट हो गई. लेबर अनरेस्ट का मतलब यही है कि लोग कहते थे हमने काम नहीं करना इन रेट पे, हमारे वेजेस बढ़ाओ. फिर रिचर्ड टू ने कहा कि ठीक है, वो प्रॉमिस करता है, कहता है ठीक है मैं रिफॉर्म लाऊंगा, मैं तुम लोगों के जो लेबर जो हैं वेजेस जो हैं उसके बारे में जितने भी रूल्स हैं वो चेंज करूंगा और तुम लोगों की वेजेस बढ़ा दूंगा. लेकिन क्या किया? ही लेटर शेल्व्ड हिज प्रॉमिस. लेकिन उसने वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया. और कहीं ना कहीं ये जो लेबर अनरेस्ट और पीजेंट रिवोल्ट है ये बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेस बनती है, क्योंकि लेबर अनरेस्ट यहाँ से शुरू हो गया, रिवोल्ट यहाँ से शुरू हो गया और उसके बाद वो देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आनी है और सारा कुछ जो आना है वो इसके बाद फिर आता रहेगा. मतलब ग्रेजुअली कोई चीज़ बेस बनती होती है ना, फाउंडेशन बनती होती है. अच्छा, उसके बाद अब चर्च की वो बात करता है, चौसर बात करता है. तो इन द एज ऑफ चौसर द चर्च बिकेम द हॉटबेड ऑफ प्रोफ्लिगेसी, करप्शन एंड मटीरियलिज्म. मतलब जो चर्च का जो पोप ऑफ रोम था उसको भी अपने एम्बिशंस और एप्टीट्यूड से ज़्यादा ताल्लुक था, ना कि स्पिरिचुअलिज्म से. वो क्या कहता था कि पैसा होना चाहिए है, करप्शन करो, लोगों को लूटो, जो मर्जी करो, लेकिन मतलब वो जो बाइबल जो बिब्लिकल टीचिंग्स हैं उस पर उनका बिलीफ नहीं रहा था. Another contemporary of Chaucer said that our priests are now become blind, dark and beclouded. कि जो हमारे जो priest हैं, जो फादर वगैरह भी हैं, वो अब अंधे भी हो गए हैं, उनकी आंखों के सामने अंधेरा भी आ गया है. ठीक है, उनको नज़र नहीं आ रहा, वो अंधेरी राह में चल रहे हैं. There is neither shaven crown on their head, nor modesty in their words, nor temperance in their food, nor even chastity in their deeds. मतलब ना उनके दिमाग में कोई अच्छी बात रही है, ना उनके लफ्ज़ों में वो तासीर रही है,
ना ही उनकी खाने में वो टेम्परेंस रही है, मतलब वो एक होता है ना कि बहुत आपने चादर देकर पाँव फैलाने और आप एक नॉर्मल मॉडरेट ज़िंदगी गुजारते हो, तो वो चीज़ तो रही ही नहीं है, ठीक है। नॉर इवन चेस्टिटी इन देयर डीड्स, और ना ही उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो काम हैं वही अच्छे रहे हैं, चेस्ट रहे हैं, ठीक है। चौसर हिमसेल्फ वाज इनडिफरेंट टू एनी रिफॉर्म बट हिज कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द इक्लेसियस्टिकल फिगर्स। अच्छा, इक्लेसियस्टिकल फिगर्स कहते हैं जो चर्च फिगर्स होंगे, जो रिलीजियस फिगर्स होंगे, रिलीजियस लोग होंगे। कैंटरबरी टेल में वो जब बात करता है इन लोगों की, वो कहता है द गोल्ड रस्ट, मतलब वो इन्हीं लोगों के बारे में बात करता है, चर्च के लोगों के बारे में। उसने चौसर ने कहा है इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। गोल्ड उसने कहा है यहाँ पे अपने जो रिलीजियस लोग हैं, ठीक है, मतलब मॉन्क था, फ्रायर था, समनर था, पार्डनर था, प्रायरेस थी, ठीक है, इन सब लोगों को उसने कहा है गोल्ड, क्योंकि ये चर्च से ताल्लुक़ रखते थे। वो कहते हैं अगर सोने को ही जंग लग गया तो वहाँ पे लोहा क्या करेगा, लोहे को तो जंग लगने, लोहा हम आम लोग हैं, ठीक है, और हमारे जो मौलाना और उल्मा हैं वो हमारा गोल्ड है। वो कहते हैं जब सोने को ही जंग लग गया तो फिर बाकी ने क्या करना है। मतलब एक आपके जो जिनको सही रहना था, जिन्होंने प्रीच करना था, अगर वही गलत हो गए हैं तो फिर बाकी कैसे ठीक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब वो मॉन्क, फ्रायर, समनर और पार्टनर की जब वो बात करता है तो वो कहता है कि ये सारे लोग करप्ट हो गए थे, ये सब प्लेयर लविंग थे, मतलब हमें जो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं इन सब कैरेक्टर्स की अपनी कैंटरबरी टेल्स में, उससे हमें पता चलता है कि ये सब लोग करप्ट थे, प्लेयर लविंग थे और मटीरियलिस्टिक थे, ठीक है, पैसे की पूजा करते थे। उनको जो अपनी प्राइमरी ड्यूटी थी गाइडिंग एंड एडिफाइंग द मैसेज एंड शेफर्डिंग देम टू द प्रॉमिस्ड लैंड, मतलब हेवन का रास्ता दिखाना, अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताना, ये वो सब कुछ प्रीच करना भूल गए थे। जो मॉन्क था वो ज़्यादा किसकी तरफ, बजाय इसके कि वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देता, वो बुक्स पढ़ता, उसका क्या था, वो स्पोर्टिंग फेलो, वो बेचारा वो शिकार करता था मोटा। फ्रायर जो था वो जॉली बैगर था, जो अपने लफ्ज़ों के खेल से लोगों को उलझाता था। पार्टनर जो है वो सिन जो है वो माफ़ करता था, लेकिन किस सूरत में, पैसे लेकर। प्रायरस क्या करती थी, प्रायरस को मॉडर्न जो एटिकेट है उस पर उसको ज़्यादा ध्यान था, बजाय इसके कि वो अपने रिलीजन की तरफ ज़्यादा ध्यान देती। जो समनर था इज़ ऑल्सो अ डिप्रेव्ड फेलो। एक अकेला जो एक अच्छा आदमी था वो एक सिर्फ पुअर पार्सन था, जो कि कहा जा सकता है कि शायद वो वाइक्लिफ का कोई प्रीस्ट होगा जो कि प्रीच करने जा रहा होगा इधर उधर। अब यहाँ से क्या बात हमें पता चलती है, वाइक्लिफ की बात क्या है, लॉलर्ड्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चौसर के पीरियड में, लॉलर्ड्स मूवमेंट। ये जो सारा कुछ ये जब चर्च जो है वो करप्ट हुई और सारा कुछ हुआ, तो वहाँ पे ये जो जॉन वाइक्लिफ है ये किस्म का रिफॉर्मर है, ये मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन इसे कहा गया। ही स्टार्टेड द लॉलर्ड्स मूवमेंट। ये लॉलर्ड मूवमेंट क्या थी, उसने कहा कि ये करप्शन और ये जो इवल डीड्स हैं इसको इरेडिकेट करना है, इसको जड़ से ख़त्म करना है। इसको जड़ से हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसने एक रास्ता ढूंढा कि वो उसने अपने जैसे जो कि अच्छा काम करने चाहते थे, जो वाकई में रिलीजन के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए काम करना चाहते थे, उसने उनको ढूंढा जो कि ट्रू प्रीस्ट थे। उसने उनको ढूंढकर उनको भेजा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर स्प्रेडिंग दिस मैसेज टू ऑफ सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड ऑस्टेरिटी, कि हर कोई जो है, जो हमें बाइबल की टीचिंग्स है उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। वो सिंप्लिसिटी, प्योरिटी और ऑस्टेरिटी का ही दरस देते थे जगह जगह जाकर, वाइक्लिफ के जो प्रीस्ट हुआ करते थे, ठीक है। हिज सेल्फ अपॉइंटेड टास्क वाज टू टेक द क्रिश्चियनिटी बैक टू इट्स ओरिजिनल प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, टू मेक द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल एक्सेसिबल टू द कॉमन मैसेज। ही ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू द नेटिव टंग। वो क्या करता है, मतलब एक जो प्रीस्ट वगैरह को भेजा उसने क्रिश्चियनिटी को वापस लाने के लिए, क्रिश्चियनिटी की प्योरिटी को और स्पिरिचुअलिटी को वापस लाने के लिए। दूसरा जो बहुत बड़ा काम उसने किया था जॉन वाइक्लिफ ने, कि उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया फ्रॉम लैटिन टू द नेटिव टंग। हुआ क्या कि लैटिन में जो बाइबल थी वो इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थी, लोगों को समझ नहीं आती थी और लोग इतना मतलब ख़रीद भी नहीं सकते थे, इट वॉज एक्सपेंसिव, ठीक है, और हर कोई पढ़ भी नहीं सकता था। उसने उसको ज़्यादा लोग पढ़ सकें, उसको ज़्यादा लोग एक्सेस कर सकें, उसके लिए उसने उसको नेटिव टंग में ट्रांसलेट कर दिया। एंड इट वाज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स इनटू एनी मॉडर्न वर्नाकुलर टंग। हुडसन कहता है कि ये पहला आदमी था जिसने फर्स्ट टाइम बाइबल को ट्रांसलेट किया है इन एनी वर्नाकुलर टंग। तो पुअर पार्सन जो इसका था, कैंटरबरी टेल्स का था, तो ही माइट बी लाइक वन ऑफ द पुअर प्रीस्ट ऑफ वाइक्लिफ, ठीक है, ये कहा जा सकता है। अब मेडिसिन की जब बात आती है तो मेडिसिन में बच्चा चौसर जो है वो पोर्ट्रे करता है अपने डॉक्टर को। अब वहाँ के डॉक्टर का मैंने आपको ब्लैक डेथ में पहले बताया है कि डॉक्टर्स का हाल ये था कि वो किस चीज़ पे यकीन रखते थे कि नहाना नहीं है, अगर नहीं नहाना तो नहाने से बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा आती हैं, तो नहाना नहीं चाहिए, मतलब इस तरह की सुपरस्टिशियस अजीबो गरीब किस्म की बातों पे यकीन रखते थे।
दूसरा, एक डॉक्टर जो है उसने मेडिसिन तो पढ़ी होती थी, लेकिन वो एस्ट्रोनॉमी पे यकीन रखता था। मतलब जो आपके यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और फिर वो उसको क्या करते थे, उसको एस्ट्रोलॉजी के लिए कि उन प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली ज़मीन पर जो भी कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं उन पे यकीन करते थे, और उसके थ्रू वो पहले बताया करते थे कि ये तुम पे बीमारी क्यों आई है। बजाय इसके कि बीमार आपके पास आया, आप उसको चेक करो और उसके टेस्ट वगैरह करवाओ, उसका इलाज करो, वो क्या करते थे, वो उसके स्टार्स देखना शुरू हो जाते थे। अब इनको पता भी ज़्यादा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली दे वर नॉट एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। वो एस्ट्रोनॉमी की बातें पढ़ के एस्ट्रोलॉजी निकालने की कोशिश करेंगे, और वो उसकी बीमारी को गेस करने की कोशिश करेंगे, और होगा क्या, वो कहीं पे भी नहीं पहुंच सकेंगे कि दुनिया में प्लेग क्यों आ रहा है, ये बंदा बीमार क्यों हुआ है, ये मरने वाला है या क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ ये डॉक्टर किया करते थे। ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी, हाउएवर हिज स्टडी वाज बिल्ट लिटिल ऑन द बाइबल, और बाइबल पे उसको कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। ही हैड अर्नड अ ह्यूज फॉर्चून इन दिस ईयर। ये जो कैंटरबरी टेल्स का डॉक्टर है, उसने बहुत ज़्यादा, जो वो प्लेग का जो दौर था, ठीक है, उस दौर में उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा किया। और यही बात चौसर यहाँ पे कहता है, वो कहता है कैंटरबरी टेल्स में, फॉर गोल्ड इन फिजिक इज़ अ कॉर्डियल। मतलब जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, उनको गोल्ड से मोहब्बत होती है। देयरफॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल, इसीलिए उनको गोल्ड से ही प्यार है, ठीक है। लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल टेंडेंसीज, लैटिन और फ्रेंच जो थे वो डोमिनेंट लैंग्वेजेस थी 14th सेंचुरी इंग्लैंड की, ठीक है। अब हम फ्रेंच से लैटिन की तरफ जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। However, in the late half of the 14th century, English came to its own. Its credit goes to Chaucer, Langland, Gower and Wycliffe. अब किसने इंग्लिश को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, ये लोग हैं। चौसर ने करवाया, लैंगलैंड ने करवाया, गोवर ने और वाइक्लिफ ने, जिन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया अपनी नॉर्मल राइटिंग्स में, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इटसेल्फ वाज इन फ्लूइड स्टेट ऑफ बीइंग एंड वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डायलेक्ट्स। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड एम्प्लॉयड लैटिन एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इससे पहले क्या था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में लैटिन जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रही थी, ठीक है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज होगा, मतलब ग्रेजुअली चेंज होगा। चौसर का जो समनर है वो जब ड्रंक होता था तो वो क्या बोलता था, वो लैटिन बोला करता था, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ग्रैंडुअर शो करने के लिए, ठीक है, अपनी ग्रेटनेस शो करने के लिए ही यूज्ड टू स्पीक Latin. As regards to Chaucer's contribution to English poetry, he has been characterized as the father of English poetry. और इसीलिए चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, क्योंकि जो इसने इंग्लिश राइटिंग की थी वो सबसे अच्छी थी, और उसी इसकी कैंटरबरी टेल्स फेमस इतनी ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से इंग्लिश का जो है वो लोगों ने इंग्लिश पढ़नी शुरू की और इंग्लिश पे ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की थी। Chaucer's own poetry was influenced by the Italian writer Boccaccio and to lesser extent Petrarch. आपने पेट्रार्कन सोनेट पढ़ा होगा, ठीक है। तो चौसर की जो राइटिंग है वो किससे इन्फ्लुएंस थी, इटालियन राइटर था एक बोकेशु, और बोकेशु की जो बुक है डी कैमरॉन और चौसर की जो बुक है द कैंटरबरी टेल्स, इन दोनों का जो फ्रेमवर्क है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ये जो टेल्स हैं इनकी, ठीक है। एंड सो हिज एज स्टैंड्स बिटवीन द मिडीवल एंड द मॉडर्न लाइफ, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ माइनर रेनेसेंस। मतलब चौसर के दौर में चौसर अपनी जो पोइट्री बताता है उसमें मिडीवल का भी है और मॉडर्न लाइफ के दोनों की टच और एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। अब चौसर की जो कंट्रीब्यूशन रही है अपने पीरियड में और इंग्लिश के लिए, और उसका जो कंपैरिजन है डिफरेंट पोइट्स के साथ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।